गरीब बहू का बिना जमीन का ससुराल। नीलम, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। थू थू थू, नजर न लगे मेरे देवर जी की खुशी को। देवर जी, अब आप तैयार हो जाइए, अपनी बीवी का ख्याल रखना है, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ओए बल्ले बल्ले, मैं भाई बनूंगा, मेरी छोटी सी बहन आएगी, बल्ले बल्ले। मैं भी पोती के रूप में एक लक्ष्मी ही चाहता हूँ। हमारे परिवार को फिलहाल उन्हीं के आशीर्वाद की जरूरत है। छोटी बहू देख, तू तो जानती ही है कि तेरे ससुराल के पास कोई जमीन नहीं है, किराए पर लिया हुआ सिर्फ एक छोटा सा घर है। अनीता बहू को भी गर्भावस्था में बड़ी दिक्कतें होती थी, पर अनीता बहू ने जैसे तैसे सारी चीजें संभाली। तुझे भी थोड़ा संभल कर ही रहना पड़ेगा। जी मम्मी जी, मैं समझ रही हूँ। अपनी जवानी के दिनों से मेरा सपना था कि मैं पैसे कमाकर गांव में जमीन खरीदूंगा, पर तब से लेकर आज तक कभी किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। बहुत मेहनत की और पैसे भी कमाए, पर कभी खाने में, कभी पुराने कर्ज में और कभी दवाइयों में पैसे खर्च हो जाते। फिर मैंने सोचा मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटे मेहनत करेंगे, एक की कमाई से घर चल जाएगा और एक की कमाई से हम अपनी छोटी कोई जमीन भी खरीद लेंगे। पर मैं बेटों को पढ़ा नहीं पाया और गांव में जमीन न होने की वजह से कोई हमें गंभीरता से लेता भी नहीं है। दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद 100 रुपए हाथ में दे देता है। ऐसे में मेरे दोनों बेटे भी अपना घर किसी तरह चला रहे हैं। अब तो मैंने आस छोड़ दी है कि जीते जी कभी अपने परिवार के पास कोई जमीन देख पाऊंगा। हाँ, पर मुझे पक्का पता है कि हमारे परिवार के पास जमीन जरूर होगी। पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे पास भी जमीन होगी और बहुत बड़ी जमीन होगी, और आप भी उसे देखेंगे। बहू, इच्छा तो हमारी भी यही है, और अब तू ही देख कि ये खुशखबरी हमें 2 महीनों पहले मिल जाती। अगर आज हमारे पास जमीन होती तो हम अपनी कमाई करते। अपनी कमाई न होने की वजह से लोगों के घर मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 5,000 रुपए कमाकर शहर में तेरी प्रेगनेंसी टेस्ट करने में हमारे दोनों बेटों को 2 महीने लग गए। मम्मी पापा, इतनी खुशियों के माहौल में भी आप लोग कैसी बातें करने लगी? खुशियां बनाए, दुख नहीं। प्रीति सही कह रही है, अब इस बात पर और चर्चा नहीं करनी है। बहू, मुझे लाल मिर्च लाके दे, मैं छोटी बहू की नजर उतारूं। शारदा नीलम की नजर उतारती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। 2 महीने से नीलम अब 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है और गर्मी की दोपहर में अपनी छोटी सी झोपड़ी में पूरा परिवार चावल नमक तेल खा रहे होते हैं। मम्मी, तुम रोज मुझे चावल नमक तेल क्यों देती हो? कभी चावल के साथ सब्जी भी दिया करो ना। बेटा, अभी जो है वही खा लो, जिस दिन सब्जी होंगी उस दिन मैं सब्जी भी बनाऊंगी। अब चलो अच्छे से खाओ। कब हमारे घर में सब्जियां आएंगी? हमारी अपनी जमीन होती, अपनी खेती होती, तब ना हमारे घर में अनाज और सब्जियां होती। जंगल से घिरे इस गांव में कुछ ढंग का काम मिलता है और ना ही हम इतने काबिल हैं कि शहर ही जा पाए। फिर वही बात, आप लोग खाना खाकर आराम कीजिए। हमारे गांव में हमें जो मिल रहा है हम उसी में खुश हैं। खाना खाकर अपने छोटे से घर में रामलाल, नीरज और अरुण लेट जाते हैं। वहीं प्रीति विकास के साथ खेलने चली जाती है और नीलम बैठे बैठे झपकियां ले रही होती है। क्या हुआ देवरानी जी, आप ऐसे झपकियां क्यों ले रही हैं? दीदी, नींद लग रही है। अब तो जब देखो थकान लगने लगती है, नींद आने लगती है, और तो कभी नींद ही नहीं लगती है। अगर नींद लग रही है तो सो जाइए, बैठे बैठे झपकियां क्यों ले रही हैं? कैसे सो जाऊं दीदी, और कहाँ सो जाऊं? वहाँ ससुर जी और जेठ जी सो रहे हैं और दोपहर का वक्त है, माँ जी जाग रही हैं। अब क्या इनके बगल में लेट जाऊं मैं? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, वरना अभी माँ जी का पारा गर्म हो जाएगा। कि बहुएं बात नहीं समझती हैं। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अभी कुछ देर में दोनों भाई काम पर निकल जाएंगे, तब आप लेट जाइएगा। कुछ देर बाद दोपहर की हल्की नींद लेकर दोनों भाई उठते हैं और काम पर निकल जाते हैं। वहीं रामलाल भी गांव के चौपाल की तरफ निकल जाता है। अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, बड़ी जोर से नींद लगी रही है। रात में वैसे भी नींद नहीं आती और जगह भी नहीं होती है। अरे बहू देखो, सूरज ढलने वाला है, जल्दी घर में झाड़ू पोंछा करो और संझा बत्ती जला दो सूरज ढलने से पहले। ओहो, अब मैं कैसे सोऊंगी? पर माँ जी की भी बात ठीक है, घर की साफ सफाई करनी है, पानी भी लेकर आना है। ससुराल के कामों के बीच बहुएं सो ही नहीं पाती हैं। पूरा दिन काम करने के बाद भी दोपहर में नीलम और अनीता को जागना पड़ता है, और रात में जब पूरा परिवार साथ सोता तब छोटे से ससुराल में एक कोने में सो रही अनीता और नीलम को ठीक से जगह भी नहीं मिल पाती है। पहले तो जैसे तैसे सो जाती थी, पर अब मेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। अब ऐसे कैसे मैं सो सकती हूँ? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? क्या हुआ देवरानी जी, क्यों परेशान हो रही है? सो जाइए।
हाँ दीदी, सो रही हूँ, थोड़ा पेट बचाना पड़ता है ना। अनीता और नीलम किसी तरह एक दूसरे के कंधे पर सरक कर सोती हैं। ऐसे ही रात के 2 बजे गर्मी से परेशान शारदा की आंखें खुलती हैं और शारदा की नजर अनीता और नीलम के सरके हुए पल्लू पर पड़ती है। इन बहुओं को जरा भी लाज शर्म नहीं है। कहा है मैंने, छोटा सा ससुराल है, थोड़ा संभल कर रहा करो, पर इन्हें अकल कहाँ आने वाली है। बहुओं उठो। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार सो रहा है और तुम लोगों से अपने पल्लू को नहीं संभाला जा रहा है क्या? अभी रात बिरात मेरी जगह तुम्हारे ससुर जी या जेठ देवर उठे होते और तुम्हें बिना पल्लू के देखते तो कैसा लगता? पल्लू ठीक करके सही से सो। माफ कीजिएगा माँ जी, नींद में साड़ी कब इधर उधर हो जाती है, समझ ही नहीं आता है। तो फिर एक चादर ओढ़कर सोया करो, बहुओं को ऐसे सोना अच्छा नहीं लगता है। नीलम और अनीता एक फटी पुरानी चादर सिर से पांव तक ओढ़ लेती हैं और गर्मी में दोनों की हालत खराब होने लगती है। दिन भर से वैसे ही सो नहीं पाते और ना ही हमारे घर में पंखा है, ना ही इतनी जगह है कि आदमी अच्छे से सो भी पाए। उस पर भी माँ जी हमें चादर लेकर सोने के लिए कहती है। इतनी गर्मी में भला कोई चादर लेकर कैसे सो सकता है? देवरानी जी, माँ जी ये हमारे लिए ही कर रही हैं, अब आप खुद ही सोचिए। जिस तरह हम सोई थी, अगर हमें कोई देखता तो क्या अच्छा लगता? दीदी, काश हम गरीब बहुओं के ससुराल के पास भी जमीन होती तो हमारे भी अलग कमरे होते जहां हम आराम से सो पाते। बिना जमीन का ससुराल होने की वजह से सोना भी कितना मुश्किल हो गया है। अब तो धीरे धीरे परिवार और बड़ा होता जाएगा, फिर न जाने हम क्या ही करेंगे। बिना जमीन वाले ससुराल में किस तरह समय बिताते हुए अब नीलम 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गर्मी भी अपने जोर पर होती है। छोटा सा घर गर्मी में तप रहा होता है। ऐसे में एक दिन दूर की एक अमीर रिश्तेदार गायत्री गर्भवती नीलम से मिलने आई होती है। आइए आइए, बैठिए। बैठे? कहाँ बैठे? इस घर में बैठने की जगह कहाँ है? शर्मिंदा ना कीजिए हमें, अंदर आइए, यही छोटा सा घर है हमारा, हम इसी में रहते हैं। छोटा सा घर नहीं, झोपड़ी कहते हैं इसे। माचिस के डिब्बे जितना तो घर है, ऊपर से एक तरफ रसोई, वहाँ कपड़े और बीच में ये छोटी सी जगह जहाँ 4 आदमी सही से बैठ नहीं सकते। न जाने यहाँ आप लोग सोते कैसे हैं। चाहे जैसा भी है, हमारा ससुराल है, आपको हमारे ससुराल के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अरे बहू, क्या ही गलत कह रही है। ऐसा करो, बाहर ही खटिया डाल दो, अंदर वैसे भी सभी बैठ नहीं पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस नीलम बहू को देखने आई थी और घर देखकर समझ ही गई कि इस घर की बहुएं कैसे रहती होंगी। मैं चलती हूँ, राम राम। इतना कहकर गायत्री घर के दरवाजे से लौट जाती है और दरवाजे से लौट गए मेहमानों से परिवार को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात प्रीति अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रही होती है और पूरा परिवार सो रहा होता है। ओहो, जगह ही नहीं हो रही है कि मैं सही से प्रोजेक्ट बना पाऊँ और कल ही मुझे प्रोजेक्ट भी जमा करना होगा। अब अगर प्रोजेक्ट नहीं बन पाया तो प्रोफेसर मुझे फेल कर देंगे। मुझे कैसे भी करके प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा। प्रीति जैसे तैसे प्रोजेक्ट बनाती है और प्रोजेक्ट बनाकर बैठे बैठे ही सो जाती है। तभी पास में सो रहे विकास का पैर लगकर प्रोजेक्ट पर कला गिर जाता है और अगले दिन हड़बड़ी में प्रीति तैयार होती है और बिना प्रोजेक्ट पर ध्यान दिए प्रोजेक्ट लेकर अपने कॉलेज आ जाती है और क्लासरूम में प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए प्रोजेक्ट निकालती है। हे भगवान, मेरा प्रोजेक्ट खराब कैसे हो गया? इस पर रंग कैसे गिर गया? प्रीति, व्हाट इज दिस? तुम रंग लगा हुआ प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहती हो? नो सर। माचिस के डिब्बे जितना घर है इसका, उसी में बैठ कर प्रोजेक्ट बना रही होगी और किसी तरह कलर गिर गया होगा। ये सर, ऐसा हो सकता है? वेरी इनरिस्पॉन्सिबल। प्रीति, जस्ट बिकॉज तुम्हारे भैया बहुत मेहनत करते हैं इसीलिए मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर ले रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं लेता। बेचारी प्रीति, इतनी मेहनत करके इसने प्रोजेक्ट बनाया और फिर भी मार्क्स तो आधे ही मिलेंगे। खैर, तेरा प्रोजेक्ट तो जमा हो गया। यार, मैंने रात भर जाकर प्रोजेक्ट बनाया था, मेरे लिए प्रोजेक्ट के मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो भगवान भरोसे है तेरा कॉलेज में पास हो पाना, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में फेल हो गई तो चाहे जितने अच्छे मार्क्स लेकर आ जा, डिग्री नहीं मिलने वाली। ये सुनकर प्रीति और भी परेशान हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन नीरज और अरुण गांव के बड़े जमींदार धनंजय की हवेली में फर्निश फेंकने का काम कर रहे होते हैं। वहीं धनंजय कुछ जमींदारों के साथ आंगन में बैठकर जमाए खाता पीता आसपास काफी कचरा कर देता है। छी छी छी, यहाँ कितनी गंदगी इकट्ठा हो गई है। केले के छिलके, ये वो। तुम दोनों फर्निश फेंकना बाद में, पहले यहाँ साफ सफाई करो और कूड़े की बाल्टी से कूड़ा फेंक कर उसे धोकर रख दो। माफ कीजिएगा जमींदार जी, हम ये काम नहीं करते हैं। हमारा काम मेहनत मजदूरी का होता है।
अरे तो गधा मजदूरी तो तुम्हें करनी ही है, मैंने मना थोड़े किया है, पर पहले ये सब साफ करो। जमींदार जी, ये सब काम हम नहीं करते हैं, और जब गंदगी आपने फैलाई है तो साफ भी आपको करना चाहिए। किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अपनी गंदगी साफ करवाना इंसानियत नहीं है। अरे तुम दो कौड़ी के लोग अब मुझे इंसानियत की बातें सिखाओगे? गांव में 1 इंच जमीन नहीं है तुम्हारी, और गांव के सबसे बड़े जमींदार से जुबान लड़ा रहे हो। सीधे तरीके से ये कूड़ा साफ करते हो या नहीं? और इसके बाद तुम्हें मेरी हवेली के बाथरूम भी साफ करने हैं। अरे नहीं करेंगे हम, और भला हम क्यों करें आपका बाथरूम साफ और आपके कूड़े कचरे? हम मिस्र नहीं है। मेरी बैठक में मेरी बेइज्जती, अगर मैंने इन्हें जाने दिया तो जमींदार होने के नाते मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ए, बड़े वीआईपी बन रहे हो तुम, अब देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। जाओ निकलो मेरी हवेली से, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। और मैं भी देखता हूँ कि पूरे गांव में तुम्हें कौन काम देता है। तुम्हारे खाने के लाले न पड़ गए तो मैं भी गांव का जमींदार नहीं हूँ। आदमियों, डंडे मारकर भगाओ इन्हें। धनंजय अपनी रौब जमाने के लिए दोनों भाइयों को अपने आदमियों से डंडे से पिटवा कर भगा देता है, और गांव का सबसे बड़ा जमींदार होने का फायदा उठाकर अरुण और नीरज को कहीं काम भी नहीं करने देता है, जिससे घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। दीदी, घर में तो राशन ही नहीं है, अब खाना क्या बनाए? जो है वही बना दीजिए। उस जमींदार की वजह से हमारे पतियों को कोई काम ही नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। अनीता और नीलम मुट्ठी भर आटे से पतली पतली रोटियां बनाती हैं और पानी जैसी पतली दाल बनाकर पूरे परिवार को परोसती हैं। मम्मी, तुमने मुझे अभी तक सब्जी नहीं खिलाई है। और बस ये पानी जैसी दाल और ये कागज जैसी रोटी। ज्यादा नवाबी हो गई है तुझे? जो मिला है खा, वरना रख दे चुपचाप। अनीता, क्यों डांट रही हो बच्चों को? ये ले बेटा, तू ये रोटी भी खा ले। नहीं पापा, अगर मैं आपकी रोटी खा लूंगा तो आप क्या खाओगे? भाभी, इतना समझदार भतीजा है मेरा, और आप उसे इस तरह डांटती हैं। अरे अब बच्चा है, मन तो करेगा ही अच्छी चीजें खाने का। हमारे सभी पड़ोसियों को दिन भर अच्छा खाना खाते देखता है। मन मार कर पूरा परिवार खाना खाता है। इसी में अनीता और नीलम भूखी रह जाती हैं। जमीन की कमी पूरे परिवार को खल ही रही होती है। उसी में एक दोपहर अपने घर का किराया लेने हरिशंकर आ जाता है। अरे कब दोगे तुम मेरा पैसा? अरे कल महीना पूरा हो गया और आज दोपहर हो गई, जल्दी मेरा पैसा दो। मालिक, कल ही महीना पूरा हुआ है और आज दोपहर हुई है, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम आपके पैसे दे देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी मेरे किराए के पैसे दो, और अगर नहीं है तो जो घर का सामान है वो सामान दो, पर पैसे अभी दो मुझे। जी, अरुण और नीरज को तो कहीं काम नहीं मिल रहा है, अब इसे क्या दे? अगर पैसे नहीं दे सकते तो तुरंत घर खाली करो, अभी क्या अभी। ऐसा मत कीजिए, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम आपके पैसे जल्द ही दे देंगे। अरे मुझे भरोसा नहीं है तुम पर, मुझे ऐसी कोई चीज दो जिसके बदले में तुम मुझे पैसे देकर उसे छुड़वाओ, तभी मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, वरना मेरा घर खाली करो। ये कंगन चलेंगे, इन्हें बेचकर अपने किराए के पैसे ले लीजिएगा, और जब तक किराया पूरा नहीं होता तब तक हमें परेशान करने मत आइएगा। हाँ हाँ चलेंगे, दे दो मुझे। इस कंगन के पैसों में जितना किराया होगा उतने तक मैं तुमसे किराया मांगने नहीं आऊंगा। अरे ये क्या शारदा, हमारे परिवार का आखिरी सोना और मेरी माँ की निशानी वो कंगन ही थे, तुमने उसे भी उस लालची मकान मालिक को दे दिया। तो क्या करती मैं, खाने पीने के लाले तो पड़े ही हैं, ऊपर से हमारे पास कोई जमीन भी नहीं है। ऐसे में अगर वो हमें बेघर कर देता तो अपनी गर्भवती बहू, बच्चे और पूरा परिवार लेकर हम किसका दरवाजा खटखटाते। ऐसी ही रात होती है, पूरा परिवार सो रहा होता है, तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। ये इतनी तेज आवाज किस चीज की है? क्या हो रहा है बाहर? इतनी खतरनाक आवाज हुई है कि अचानक उठने की वजह से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। जरा देखो बाहर क्या हो रहा है। नीलम अनीता के सहारे खड़ी होती है और पूरा परिवार बाहर आता है। बाहर एक बुलडोजर गरीब परिवार के घर की तरफ बढ़ रहा होता है। अरे कौन हो तुम लोग? पीछे हटो, कहाँ आगे बढ़े जा रहे हो? हमारा घर टूट जाएगा, पीछे हटो। अरे भैया आप हटिए वहाँ से, वो पागल आपके ऊपर ही बुलडोजर चढ़ा देगा। अरे जल्दी हटिए। अरे ये हमारा घर तोड़ देगा क्या? नीलम और अनीता अपने पतियों को खींचकर अपने पूरे परिवार के साथ साइड में ले जाती हैं और बुलडोजर एक ही बार में गरीब परिवार के घर को ध्वस्त कर देता है और सरकारी ऑफिसर बुलडोजर से उतरता है। अरे तुम्हारी यह झोपड़ी अवैध निर्माण है, इसलिए हमने इसे तोड़ा है। क्यों बनाया था ये झोपड़ी यहाँ पर? अरे हमने नहीं बनाया, हम तो यहाँ किराए पर थे। अरे परिवार वाले हो तुम लोग, इसलिए तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे तुम्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी पड़ेगी और मैं ये नहीं चाहता। अरे जाओ, भागो यहाँ से।
सरकारी ऑफिसर की राय मानकर पूरा परिवार रात में भटकते हुए दूर जंगल में एक पेड़ के पास आकर चांद की रोशनी में बैठ जाता है। गरीब परिवार की आंखों के सामने उनका आशियाना मिट्टी में मिल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए एक नई दुनिया तैयार कर रही है। वो मूंझौसा मकान मालिक इसलिए सुबह इतनी हड़बड़ी में था। उसने सोचा 1 महीने का भाड़ा और ले लूं, और मैं बेवकूफ उसे अपने सोने के कंगन दे बैठी। करम जला कीड़े पड़े उसे। क्या माँ आपने उसे अपने कंगन दे दिए हैं? पहले ही वो हमसे छोटे से घर का बहुत ज्यादा किराया लेता था और अब कंगन लेकर भाग गया। मिलने दो उसे, फिर सबक सिखाता हूँ। पापा मम्मी, अब हम कब तक यहाँ बैठेंगे? मुझे नींद लग रही है। हमारा घर कहाँ है? घर चलिए ना। बेटा तू मेरी गोद में सो जा, अब इतनी रात को हम कहाँ घर ढूंढेंगे। नीरज और अरुण की निगरानी में पूरा परिवार पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह सबकी आंख खुलती है। पूरा परिवार खुद को एक घने और गहरे जंगल में पाता है। चारों तरफ बड़े बड़े आम और दूसरे फलों के पेड़ होते हैं, जिनके तनों में लकड़बग्घों के पंजों के निशान होते हैं। रात के अंधेरे में हम इतने बड़े जंगल में कैसे आ गए? यहाँ तो काफी बड़े बड़े पेड़ हैं और सभी पेड़ों पर अच्छे आम भी उगे हैं, पर लकड़बग्घा के पंजों के निशान भी है। इतने इंसानों के बीच लकड़बग्घा नहीं आती, इसीलिए हम सुरक्षित हैं और फिलहाल तो हमारी भूख इन आमों और जंगल के दूसरे पेड़ों पर उगे फलों से मिट सकती है। भूख तो हमारी मीठी जाएगी, पर हम रहेंगे कहाँ? उस धनंजय ने तो गांव में सभी को हमें काम देने से मना कर रखा है। ऐसे में कोई भी हमें अपनी जमीन में रहने के लिए घर कैसे देगा? कहाँ हम सोच रहे थे कि मेहनत करके अपने परिवार के लिए कोई जमीन खरीदेंगे। जमीन तो खरीद नहीं पाए, बेघर और हो गई, और हमारे पास कोई और काम और पैसे भी नहीं है। हम जंगल की जमीन पर भी नहीं रह सकते, वहां लकड़बग्घा के साथ बड़े जानवरों का भी खतरा है। अब हम क्या करें, कहाँ रहेंगे हम सब? पूरा परिवार सिर छिपाने की जगह को लेकर परेशान होता है। तभी नीलम की नजर पेड़ों पर बनी चिड़िया के घोंसलों पर पड़ती है। मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास जमीन नहीं है तो क्या हुआ, हम पेड़ों पर अपना घर बना सकते हैं। भाभी, आपका मतलब ट्री हाउस से है? अरे वाह, हमारा ट्री हाउस बनेगा, मजा आ जाएगा। यहो! हाँ, ट्री हाउस। हम गरीब बहुए बिना जमीन वाले अपने ससुराल के लिए पेड़ों पर घर बनाएंगे। वहाँ हमें जमीन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और बिना जमीन के ट्री हाउस में हमें पेड़ों के बीच काफी ठंडक मिलेगी, जिससे गर्मी में भी परेशानी नहीं होगी। बहू, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पेड़ों पर बिना जमीन के ससुराल कैसे बनाओगी? माँ जी, आसान तो नहीं होगा, बड़ी मेहनत का काम है, पर पेड़ों पर बिना जमीन का ससुराल बनाया जा सकता है। हम दोनों भाइयों को मेहनत मजदूरी के अलावा आता ही क्या है? तुम दोनों बहुएं प्लान बताओ, हम मेहनत करने को तैयार हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा पेड़ ढूंढना होगा। वो आम 4 तरह के आम पेड़ मुझे सही लग रहे हैं। वो 4 पेड़ बड़े और मजबूत और सामने आमने हैं। उन पर हम बांस से एक ठोस मजबूत ढांचा बनाकर मजबूती से बांध दें तो उस पर हम घर बना सकते हैं। हाँ, और फिर मिट्टी, लकड़ी और बेलों से एक मजबूत बिना जमीन वाला ससुराल बना सकते हैं, और लकड़ियों से ही एक सीढ़ी बना लेंगे, जिससे आसानी से अपने बिना जमीन वाले ससुराल में जा सके और नीचे भी उतर सके। नीलम, तुम प्रीति और विकास के साथ रहो। मैं और भैया जंगल से मोटे मजबूत बांस लेकर आते हैं, और मैं बड़ी बहू के साथ कुछ मोटी बेलें इकट्ठा कर लेती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी मिट्टी और कुछ पत्ते इकट्ठा कर लेता हूँ छत ढकने के लिए। अरुण और नीरज जंगल में बांस के पेड़ों के पास आते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से बांस की जड़ों पर मार मार कर बांस तोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता और शारदा मोटी मजबूत बेलें तोड़कर इकट्ठा कर रही होती है, और रामलाल मिट्टी, पत्ते और विकास पत्थर मारकर आम तोड़कर इकट्ठा करके लेकर आता है। ये देखिए, मैंने कितने सारे आम तोड़े। वाह, ये तो तूने बड़ा अच्छा काम किया। बड़ी जोर की भूख लग रही थी और सारे आम भी अलग अलग तरह के हैं, खाने में बड़ा मजा आएगा। पहले ढांचा बना लेते हैं ना, न जाने कब कोई जंगली जानवर आ जाए। आप लोगों को पता है ये बांस बड़े मजबूत हैं। इतने बड़े बड़े पत्थरों से कई बार मारा है, तब जाकर एक बांस टूटा है। इतने बांस तोड़ने में तो हमारी कमर टेढ़ी हो गई। हमें ऐसी ही बांसों की जरूरत है। ये बांस हमारी पूरी ससुराल का वजन सह लेंगे। अब बस आप दोनों भाई 2 पेड़ों पर चढ़ जाइए और एक बेल नीचे लटकाइए। हम बेल में बांस बांधेंगे, आप उन्हें ऊपर खींचकर मजबूती से पेड़ पर बांध दीजिएगा, और इसी तरह पेड़ों पर एक स्क्वायर ढांचा तैयार कीजिएगा। अरुण और नीरज आमने सामने के पेड़ों पर चढ़कर एक मोटी बेल तने नीचे लटकाते हैं, जिसमें अनीता और नीलम बांस बांध देती हैं। दोनों भाई बांस ऊपर खींचकर एक दूसरे के पेड़ की तरफ बढ़ाकर पेड़ों में बेलों से बांध देते हैं उसे। ऐसे ही चारों पेड़ों पर एक चौकटा फ्रेम तैयार करते हैं। फिर उस फ्रेमों में बांस बांधते हुए एक मजबूत ढांचा तैयार कर लेते हैं। फिर लकड़ी की सीढ़ी बनाकर सभी सदस्य सारा सामान लेकर ढांचे पर चढ़ जाते हैं।
हम सभी आम खा लेते हैं। फिर माँ जी पापा जी आप दोनों बैठकर छत तैयार कीजिएगा और हम सभी चारदीवारी तैयार करेंगे। पूरा परिवार जंगल के मीठे आम खाता है। फिर रामलाल शारदा छत तैयार करने लगते हैं और सभी मिलकर मजबूत लकड़ियों को बिलों से बांधते हुए 4 दीवार खड़ी करते हैं। उसके बाद चारों दीवारों को आपस में और पेड़ों से बांधकर ऊपर लकड़ियां, मिट्टी और पत्तों से बनी छत लगाते हैं। घर में खिड़की, दरवाजे और अंदर सभी के लिए अलग अलग बड़े कमरे होते हैं। वाह बहू, आखिरकार तुमने अपना बिना जमीन वाला ससुराल बनाकर तैयार कर ही लिया। ये तो काफी अच्छा लग रहा है। अरे वाह, देखो बुआ यहाँ कितनी सही जगह। अब मुझे आपका प्रोजेक्ट भी खराब नहीं करना होगा। अब मम्मी और चाची को जब नहाना होगा वो अपने कमरे में जाकर नहा लेंगी। हम लोगों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे बुद्धू, हम अपने कमरे में जाकर क्यों नहाएंगे? हम नदी के किनारे जाकर नहा सकते हैं और अगर यहाँ नहाना है तो नहाने के लिए एक अलग बाथरूम बनाएंगे। भाभी हम एक बाथरूम बना ही लेते हैं, जिसका जैसे मन करेगा वैसे नहाएगा। और बहू, ये कैसा ससुराल है जहाँ रसोई ही नहीं है? सारी जिंदगी हम सिर्फ फल खाकर थोड़ी ही रहेंगे, खाना भी तो खाना होगा। अरे भाग्यवान, खाना तो तब खाएंगे जब हमारे पास अनाज और सब्जी खरीदने के लिए पैसे होंगे। अनाज और सब्जी ही नहीं है तो रसोई में बहुएं बनाएंगी क्या? पापा जी, अब हमारे पास सब कुछ होगा। जब हम बिना जमीन का ससुराल बना सकते हैं तो बिना जमीन की खेती भी कर सकते हैं। बिना जमीन की खेती? और वो कैसे देवरानी जी? दीदी, मैंने सुना है कि अगर 2 तरह के एक ही जाति के फलों को मिला दे तो एक नई जाति का फल बनकर तैयार होता है। ऐसे फलों में काफी स्वाद होता है और बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। मैं समझ गई। हमारे घर 4 अलग अलग तरह के आम के पेड़ों पर बना है। अगर हम इन चारों तरह के आमों को एक दूसरे की पनपे हुए टहनी में जोड़ देते हैं तो कुछ ही दिनों में एक नए आम का जन्म होगा। और इन्हीं पेड़ों के तनों में अगर हम एक घुमावदार रास्ता बनाकर सब्जियों के बीज बो दें तो पेड़ों से ही पोषक तत्व खींचकर बहुत अच्छी सब्जियां उगेंगी। और जंगल की जमीन पर हम अनाज की खेती कर लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना अनाज खाने जंगल के शाकाहारी पशु हमारे खेतों में आएंगे और शायद उनका पीछा करते हुए कोई जंगली जानवर भी आ जाए। हम सिर्फ थोड़े पैसे कमाने तक ही यहाँ पर रहेंगे क्योंकि किसी भी तरह से जंगल बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। तो बहू, अनाज कैसे उगाएंगे? माँ जी, फिलहाल हम कुछ आम बेचकर अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं और सब्जियों के लिए बीज जुगाड़ करके बीज बोएंगे। साथ ही अपना खास आम तैयार करेंगे और सब्जियों और आम बेचकर अपना अनाज लाएंगे और पैसे कमाएंगे। फिर गांव में जमीन भी खरीदेंगे। गरीब बहुएं अपने पूरे ससुराल को अपना सारा प्लान बताती हैं। ऐसे ही रात होती है और चांदनी रात में भी सभी अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे होते हैं। अब पल्लू दाहिने जाए या बाहिने, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम आराम से सो सकते हैं। अब गर्मी में भी हमें चादर ओढ़ने की जरूरत नहीं है और बिना दाहिने बाहिने देखे हम अपने पतियों के साथ सो सकते हैं। रात बिताती है। अगले दिन अनीता और नीलम अपने पतियों के साथ चारों आम के पेड़ों से कुछ आम तोड़ती हैं और नीलम अपना पेट संभालते हुए धीरे धीरे सभी के साथ नीचे उतरती है और फिर चारों गांव में आम बेचने आते हैं। वहीं नीलम और अनीता गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने का काम ले लेती हैं। वाह दीदी, मान गए आपको। जिठानी आखिर जिठानी ही होती है। सब्जियों के बीज इकट्ठा करने का और पैसे कमाने का क्या प्लान बनाए हैं आपने? बच्चों का मिड डे मील बनाने से हमें पैसे भी मिल जाएंगे और इन सब्जियों से हम बीज भी इकट्ठा कर लेंगे। एक तीर से 2 निशाने लग गए। देवरानी जी, 2 नहीं 3। तीसरा, हम मिड डे मील बनाने पर खाना भी मिलेगा हमें, जिससे हमारे आज ससुराल का पेट भी भर जाएगा और हमारे पतियों ने जो आम बेचे होंगे उन पैसों से कपड़े भी आ जाएंगे। अनीता और नीलम सब्जियां बनाते हुए सभी की सब्जियों से थोड़े थोड़े बीज निकाल लेती हैं। फिर खाना बनाने के बाद अपने परिवार के लिए थोड़ा खाना बांध लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुण और नीरज आम बेचकर अपने पूरे परिवार के लिए एक एक जोड़ी कपड़े खरीद लेते हैं। इसके बाद दोनों पति अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अपने बिना जमीन वाले ससुराल में पहुंचते हैं, जहां सभी शारदा के बनाए मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं। वाह मम्मी, चाची, आप दोनों का बिना जमीन का ससुराल तो बहुत अच्छा है। यहाँ गर्मी भी नहीं लगती, यहाँ सोने के लिए जगह भी है और अच्छा खाना भी खिला रहे हो आप लोग। माँ जी, आपने मिट्टी के बर्तन बना लिए, ये बहुत अच्छा किया। अब हम अपनी रसोई और बाथरूम बनाएंगे और अपनी सब्जियां बोएंगे। साथ ही अपने खास आमों पर भी काम करेंगे। खाना खाने के बाद अनीता और नीलम पास के एक पेड़ पर लकड़ियों को आपस में बांधकर बेल से पेड़ पर लटकाकर हवा में झूलती हैं और रसोई बनाती हैं। फिर दूसरे पेड़ पर 4 दीवारी खड़ी कर बाथरूम बनाती हैं। नीरज और अरुण शारदा की बनाई मिट्टी के घरों में पानी लाकर दोनों बहुओं को देते हैं, जिससे नहाकर दोनों कपड़े बदलती हैं और फिर सभी पेड़ों में घुमावदार रास्ता बनाकर सब्जी के बीज लगा देते हैं और 2 नई उगी हुई आम की टहनियों को एक दूसरे जाति के आम की टहनी से बेलों में बांध देती है।
अब बस कुछ दिन और हमारे पास अपनी सब्जियां होंगी और एक खास प्रकार का आम होगा जिससे हम बहुत पैसे कमाएंगे और अपने ससुराल के लिए जमीन खरीदेंगे। ऐसे ही जंगल में आमों को बेचते हुए बहुएं 20 दिन बिताती हैं। अब बहुओं के बिना जमीन वाले ससुराल में एक नई जाति के कई सारे लोग आ ही जाते हैं। काफी बड़े और रसीले होते हैं। वहीं ढेर सारी पौष्टिक सब्जियां भी उगी जाती हैं। वाह बहू, तुम लोगों का प्लान तो कामयाब हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि बिना जमीन का ससुराल बनाया जा सकता है, खेती की जा सकती है। और ये आम तो देखने में ही बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। मम्मी आम तोड़ो ना, हम खाकर देखते हैं आम कैसा है। पूरा परिवार अपने खास तरह के आम तोड़ता है और सभी आम खाते हैं। वाह भाभी, कितनी रसीली मीठी मजेदार आम है, मजा ही आ गया। भाई उन आमों के तो लोग दीवाने हो जाएंगे, दुगने दामों में खरीद लेंगे। कितने में बेचेंगे हम ये आम? गांव में बिकने वाले सबसे अच्छे आमों में जो भी दाम हो उन्हीं दामों में ये हम बेचेंगे। फिर जब लोगों को हमारे आम का स्वाद पसंद आ जाएगा तो अपने आप हम आमों के दाम में बढ़ेंगे। नीरज और नीलम अपने खास तरह के आम तोड़कर उस एक टोकरी में इकट्ठा करते हैं और उनकी जगह दूसरे आम लगा देते हैं। वहीं अनीता और अरुण अपनी सब्जियां तोड़कर गांव के बाजार चले जाते हैं। सभी साथ बैठकर अपनी खास सब्जियां और खास आम बेचने लगते हैं। आओ आओ भाई आओ, नए ताजे आम और हरी हरी सब्जियां खाओ। आ जाओ आ जाओ। एक बार खाओगे बार बार खाओगे, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध सब्जियां और आम। आइए आइए। अरे भाई, इतना शोर मचा रहे हो, क्या सच में बिना मिलावट की हुई सब्जियां और आम हैं? अरे भैया जरा टेस्ट तो कराओ, बिना टेस्ट किए तुम्हारे आम कैसे खरीद लें हम? हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए, आप सभी आम खाकर देखिए। आइए आइए, और ये सब्जियां भी चख कर देखिए, अगर पसंद ना आए तो फ्री में ले जाइए। नीरज के इतना कहते ही मिलावटी सब्जियां और फल खरीद रहे सभी ग्राहक उनकी तरफ आकर आम की सब्जियों को चखने लगते हैं। अरे वाह, क्या आम है, क्या सब्जियां हैं। अरे भाई जरा मुझे भी दे दो ना, और ये सब्जियां भी पाव किलो कर दो। अरे भाई, मुझे तो तुम अपने आधे आम दे दो और कुछ सब्जियां भी दे दो, और कल फिर लेकर आना। मुझे आम बड़े पसंद आए तुम्हारे। अरे भाई, कितने किलो दिए आम? गांव के सबसे अच्छे आम 200 रुपए किलो है। अब आप हमारे ये आम 200 रुपए किलो ही लेकर जाइए। हम अच्छी चीज की अच्छी कीमत देते हैं। मैं ये आम 300 रुपए किलो खरीदूंगा, पर स्वाद में कभी कोई होनी नहीं चाहिए। कुछ मिनटों में ही गरीब बहुओं के सारे आम और सारी सब्जियां बिक जाती हैं और बहुएं अपने हाथ में आए पैसे देखकर बड़े खुश होती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। अरुण, अनीता, नीरज और नीलम अच्छे से पैसे कमाने लगते हैं। तभी गांव में सब्जियां बेचने वाले किसान बाजार में उनके पास आते हैं। अरे देखो, तुम लोग यहाँ आम बेच रहे हो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम में से कोई सब्जियां नहीं बेचेगा। जब से तुम लोगों ने सब्जियां बेचनी शुरू की हैं, हमारी सब्जियां सड़ने लगी हैं। अरे भाई, हम भला क्यों न बेचें यहाँ सब्जियां? हमारा भी हक है सब्जियां बेचने का। अरे बाहर में क्या तुम्हारा हक? 2 फुट जमीन नहीं है तुम्हारे पास, न जाने कहां से ये सब्जियां लाकर बेच रहे हो। अगर तुमने सब्जियां बेचनी बंद नहीं की ना, तो हम कह देंगे कि तुम जंगली सब्जियां बेचते हो। और वैसे भी जमींदार धनंजय तुम पर गुस्सा है। 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें गांव से जेल पहुंचाने में। महेश की धमकी और अपनी कमजोरी की वजह से पूरा परिवार सब्जियां बेचने से पीछे हट जाता है। हे भगवान, अब आज के जमाने में अच्छी चीजें बेचना भी पाप हो गया है। अब हम क्या करेंगे? पूरा परिवार अपनी समस्या का समाधान ढूंढ ही रहा होता है। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर आशुतोष अपनी टीम के साथ बहुओं के बिना जमीन वाले ससुराल में पहुंचता है। कौन हो तुम लोग, और किससे पूछकर जंगल में तुमने ये घर बनाया है? सर, हम गरीब लोगों के पास जमीन नहीं है, इस वजह से यहाँ वहाँ भटकते हुए अपने बिना जमीन के ससुराल बनाया है। पर ये इलीगल है, कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सर, हमें थोड़ी मोहलत ही दीजिए। जैसे ही हमारे पास कुछ पैसे जुटेंगे, हम तुरंत कोई जमीन लेकर वहाँ अपना ससुराल बना लेंगे। आप गर्भवती हैं और मजबूर हैं, इसलिए मैं आपको मोहलत देता हूँ, पर जो करना है जल्दी कीजिए। इतना कहकर आशुतोष चला जाता है। अगले दिन बहुएं अपने पतियों के साथ आम बेचने के लिए अपने पेड़ों के नीचे उतरती हैं। तभी उनकी नजर नदी के पास हो गए एलोवेरा पर पड़ती है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में लोग एलोवेरा का बहुत इस्तेमाल करते हैं। सब्जियां नहीं, हम एलोवेरा को ही बेच सकते हैं। कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में नीलम आम के साथ कुछ एलोवेरा भी ले आती है और सभी गांव में आकर आम और एलोवेरा बेचते हैं। गरीब आदमी अपनी सोच से ही गरीब होता है। आजकल ऐसे एलोवेरा कौन इस्तेमाल करता है? अब तो ब्रांडेड एलोवेरा चलाते हैं। ये देखो, मेरे पति शहर से लेकर आए हैं, पूरे 500 रुपए का है। ये छोटी सी डिब्बी 500 रुपए की है। इससे अच्छा हमारे एलोवेरा ले जाइए, प्रकृति के और सिर्फ 10 रुपए का है। ब्रांडेड और इसमें फर्क होता है। खैर, तुम लोग नहीं समझोगे। पूर्णिमा की बात ने सभी को ही हैरान कर दिया था और आम बेचकर अपने घर वो आते और हवा में लटक रही रसोई में बैठकर एक बात पूरे परिवार को बताते हैं।
वो सही कह रही थी, कोई भी सस्ती या चीज हल्की अगर नाम कर दे तो सुंदर पैकेजिंग दे दे तो बस 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेच सकते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो हमारे पास इतनी सारी एलोवेरा है, क्या हम एलोवेरा से अपना बिजनेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले एलोवेरा के कई खास चीज बनानी होगी, उसके पेटेंट करवाना पड़ेगा, ये सब शहर जाकर ही होगा। ठीक है, तो फिर हम अब बहुत खास एलोवेरा जेल बनाएंगे और उसे बेचेंगे। अगले दिन नीलम और अनीता नदी के किनारे ढेर सारे एलोवेरा के पौधे लगाती हैं और उगे हुए एलोवेरा को 2 लकड़ी के ड्रम में इकट्ठा करती हैं। एक में चंदन, एक में गुलाब की पंखुड़ियां मिलाती हैं। फिर बाजार से खरीदे सुंदर डिब्बे में एलोवेरा जेल भरती हैं और अपने पतियों के साथ शहर जाकर अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई और रजिस्टर करवाती हैं। और शहर का एक बड़ा ब्रांड अनीता नीलम से उनके एलोवेरा जेल हर्बल एलोवेरा जेल के नाम से बेचने और गाँव में एक बड़ी जमीन खरीद कर अपना सुंदर ससुराल वो बनाती हैं। बहुआ, तुमने कहा था ना कि मुझे जीते जी अपने परिवार को जमीन लेते हुए दिखाओगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नहीं, मेरी बहुओं ने पूरी जिंदगी का सपना पूरा कर दिया हो। गरीब बहुएं अपनी मेहनत और लगन से अपने बिना जमीन वाले ससुराल को न सिर्फ जमीन दिलाती हैं बल्कि गांव में मान सम्मान भी दिलाती हैं और अपने ससुराल में हंसी खुशी जीवन जीती हैं।